अब देखिए हम यहाँ पर दीवानी वादों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दीवानी मामलों का अर्थ है पैसे या कारोबार से संबंधित विवाद, यानी कि पैसे या फिर कारोबार से संबंधित कोई डिस्प्यूट। तो एक तो ये चीज हो गई। और दीवानी वादों को, दीवानी मामलों को वाद कहते हैं। ठीक है, वाद, ठीक है, सूट हो गया। और तथा वाद करने वाले को वादी, वाद करने वाले को जो कोर्ट में जाता है उसको क्या कहेंगे? प्लेंटिफ। ठीक है, या हिंदी में कहेंगे वादी। और जिसके विरुद्ध, जिसके खिलाफ मामला दायर हुआ हो उसको बोलेंगे प्रतिवादी। प्रतिवादी मीन्स डिफेंडेंट। ठीक है, तो ये चीजों का आप याद रखें। ठीक है, और प्लांट बोलते हैं। और क्रिमिनल केसेस में जब केस हम दाखिल करते हैं तो उसको कंप्लेंट बोलते हैं, दीवानी में प्लांट बोलते हैं। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया उसको प्लांटिफ वादी, और जिसके खिलाफ मामला दायर हुआ है उसको प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट। ठीक है, और दीवानी वाद जो है वो पैसे या कारोबार से संबंधित कोई डिस्प्यूट होता है। दीवानी मामले में जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, जिसके खिलाफ यानी कि कौन है? प्रतिवादी, डिफेंडेंट। ठीक है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वह व्यक्ति जहां रहता हो या कारोबार करता हो, जहां वो रहता हो या कारोबार करता हो, उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत को सुनवाई का अधिकार है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस ग्राम पंचायत ने केस को सुनना है। तो दीवानी मामलों में जिसके खिलाफ शिकायत यानी कि प्रतिवादी जहां पर रहता है या कारोबार करता है, यानी कि जिसके अगेंस्ट खिलाफ मामला दायर किया गया है वो जहां पर रहता है या कारोबार करता है, तो उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत को उस केस को सुनवाई करने का अधिकार है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चाहे चाहे फिर विवाद कहीं पर भी पैदा हुआ हो, चाहे फिर विवाद कहीं पर भी पैदा हुआ हो, यदि किसी वाद में एक से ज्यादा प्रतिवादी हैं, अब ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो प्रतिवादी हैं, डिफेंडेंट हैं, वो एक से ज्यादा हो, तो फिर वह विभिन्न ग्राम पंचायतों में रहते हो या कारोबार करते हो, तो उस दशा में वादी को यानी कि प्लेंटिफ को, वादी को ये अधिकार है, उसको ये हक है कि वो उसमें से किसी भी एक पंचायत में वाद दायर कर सकता है। यानी कि वो किसी भी एक पंचायत में वाद को दायर कर सकता है और पंचायत उस वाद को सुन सकती है। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब चले जाते हैं हम आगे। दीवानीवाद तथा दीवानीवाद के अधिकार अधिनियम की धारा यानी कि 1994 जो हमारा एक्ट है, अधिनियम है, उसकी धारा 41, उसका सेक्शन जो 41 है, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत 2000 यानी कि 2000 रुपए तक के मूल्य के निम्नलिखित दीवानीवाद सुन सकती है। 2000 तक के जिसकी वैल्यू, वो वाले केसेस वो सुनेगा। कौन से? अचल संपत्ति में, अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित संविदा को छोड़कर, यानी कि इस चीज को नहीं वो डील करेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई डिस्प्यूट है उसको छोड़कर अन्य संविदा से प्राप्त धन के लिए किया गया अगर वाद है, उसको वो सुन सकता है, प्रोवाइडेड उसकी वैल्यू जो है वो 2000 रुपए तक की होनी चाहिए उस दीवानी वाद की। ठीक है, चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी या उसकी मूल्य के लिए किया गया वाद, तो उसको भी ग्राम पंचायत सुन सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर हानि की पूर्ति यानी कि जो लॉस किया गया उसको कंपनसेट करने के लिए किया गया वाद, उसको सुन सकती है, लेकिन कंडीशन वही रहेगी, वैल्यू 2000 ही रहेगी। पशुओं के अनाधिकार प्रवेश में की गई क्षति के लिए किया गया वाद, यानी कि पशु किसी अनाधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उससे जो फिर वो जो पशु ने लॉस करा, तो उससे जो भी वो भी जो भी वाद होगा फिर उसको भी ग्राम पंचायत सुन सकती है। हिमाचल प्रदेश काश्तकार और भूमि अधिनियम 1972 की धारा उपधारा 3 धारा 58 के खंड ख और छ के अधीन लगान की वसूली के लिए किया गया वाद, तो उसको भी ग्राम पंचायत सुन सकती है। तो ये चीज आप देख लें। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ये जो 41 धारा है उसमें 5000 की वैल्यू बात भी आती है, तो उसको भी हम सुन लेते हैं या देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो 5000 की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर चले आते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट और द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एक्सटेंड कर सकती है। ग्राम पंचायत की जो पैसे की जो लिमिट है वो 5000 एक्सटेंड कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और ऑल द सूट्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेंशन इन, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2000 की वैल्यू करी गई है, ये देखिए यहाँ पर
ये देखिए यहाँ पर 2000 की, इसकी जो है वो 5000 की वैल्यू एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर चीज बताई गई है। अब देखिए उसके बाद यदि किसी वाद में दोनों पक्ष लिखित इकरारनामा के आधार पर, देखो इन राइटिंग, अगर वो किसी एग्रीमेंट के तहत दोनों पार्टीज इस बात से सहमत हो जाते हैं कि वह उस वाद का निर्णय ग्राम पंचायत से करवाएंगे, यानी कि किसी डिस्प्यूट का, सिविल सूट का जो डिसीजन है वो ग्राम पंचायत से करवाएंगे, तो फिर ग्राम पंचायत धारा 42 यानी कि सेक्शन 42 के अंतर्गत किसी भी मूल्य के वाद को सुन सकती है। इसके लिए शर्त यह है कि दोनों पक्षों के बीच इकरारनामा या शपथ पत्र के तहत वो सहमत होने चाहिए, यानी कि किसी भी वैल्यू के वाद को फिर वो सुन सकती है, प्रोवाइडेड देयर शुड बी अ रिटन एग्रीमेंट, और उनमें शपथ पत्र के तहत आपस में रजामंदी होनी चाहिए। अब बात आती है धारा 44 की, के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के वाद ग्राम पंचायत नहीं सुन सकती है। अब इन केसेस को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वसीयत के अधीन संपत्ति या उसके भाग के लिए, यानी कि जो विल है उसके अधीन जो प्रॉपर्टी है या उसके भाग के लिए कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पैदा हो जाता है विल के लिए, या विल ना नहीं है यानी कि वसीयत ना होने की दशा में अब आपने प्रॉपर्टी को से कोई अगर वाद उत्पन्न होता है तो फिर वो पंचायत डील नहीं करेगी, तो विल वाले केसेस नहीं डील करेगी। और यहाँ पर पार्टनरशिप की बात आ रही है। पार्टनरशिप में आपको पता है जो लाइबिलिटीज होती है पार्टनर्स की लिमिटेड होती है, तो किसी भी पार्टनरशिप के लेखों में बकाया यानी कि अकाउंट्स को लेकर अगर कोई बकाया राशि है उसको लेकर कोई वाद पैदा होता है तो वो भी पंचायत नहीं सुनेगी। और देखिए राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या उसके ने कोई केस करा या उसके विरुद्ध कोई केस पैदा होता है, या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने एज ए गवर्नमेंट कैपेसिटी में कोई उसने कोई कार्य किया है, तो उससे कोई उत्पन्न विवाद है तो उसको भी ग्राम पंचायत नहीं सुनेगी। और किसी नाबालिग यानी कि माइनर बच्चा, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई भी वाद होगा वो भी फिर पंचायत नहीं सुनेगी। वाद में संपूर्ण दावे का सम्मिलित किया जाना, तो ये कौन सी धारा है? 45। इसमें लिखा है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद में पूर्ण मांग होनी चाहिए। ये कोई भी डिस्प्यूट है उसमें पूरा उसको जो भी है उसका पूरा होना चाहिए। लेकिन यदि वादी अपने वाद को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए अपने वाद के किसी हिस्से को छोड़ देता है तो वो छोड़ सकता है, उसको अथॉरिटी है, छोड़ सकता है वो, ताकि ग्राम पंचायत उसके केस को डील कर ले। लेकिन अगर परंतु छोड़ी गई मांग के बारे में फिर वो दोबारा से दावा नहीं कर सकता है। तो ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है? 45। कौन सा सेक्शन? 45। कहने का मतलब कि धारा 45 के अधीन प्रत्येक वाद में पूर्ण मांग होनी चाहिए, पूर्ण मांग। लेकिन अगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में केस लाने के लिए जो वादी है वो अपने मांग से कुछ भाग छोड़ देता है तो उसको अलाउड है, वो छोड़ सकता है, परंतु फिर वो दोबारा उस छोड़ी हुई मांग के लिए दोबारा से केस नहीं कर सकता है। तो प्लीज ये चीज देख लें, सेक्शन 45। अब देखिए यहाँ पर इसकी परिसीमा की बात हो रही है तो उसको सेक्शन 46 में डिफाइन किया गया है कि इसके अधीन अधीन ग्राम पंचायत के समक्ष दीवानी वाद अनुसूची 4 यानी कि शेड्यूल 4 में जो वर्णित समय सीमा है, टाइम लिमिट है, लिमिटेशन है टाइम की, उसके अंदर दायर होना चाहिए वो केस। अगर उस समय के अंदर अगर वो सीमा समाप्त हो गई, टाइम लिमिट समाप्त हो गई, तो फिर वाद को क्या कर दिया जाएगा? खारिज, डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर भले ही प्रतिवादी ने इस चीज को लेकर आपत्ति की थी, टाइम लिमिट को लेकर, या नहीं की थी, यानी कि मान लीजिए प्रतिवादी को पता ही नहीं था टाइम लिमिट के बारे में, लेकिन वादी ने समय सीमा के बाहर, उसकी समाप्ति के बाद केस को दायर किया, तो वो केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ठीक है। फिर भले ही डिफेंडेंट ने टाइम लिमिट को लेकर ऑब्जेक्शन किया था या नहीं किया था, तो जो टाइम लिमिट है वो कुछ इस प्रकार डिफाइन की गई है। अब देखिए किसी संविदा पर यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई ड्यू पैसा है, उस पर दे धन के लिए 3 इयर्स की टाइम लिमिट है, जब से वादी को धन दे हो जाए। ठीक है। चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी या उसके मूल्य की वसूली के लिए जब से वादी चल संपत्ति के मूल्य को लेने का हकदार हो जाए, तो वो भी 3 इयर्स है। किसी चल संपत्ति को गलत तरीके से लेने या क्षति पहुंचाने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए
फिर अगेन 3 इयर्स, उसके लिए भी 3 साल की टाइम लिमिट है। और पशुओं द्वारा किए गए नुकसान के लिए यहाँ पर 1 साल है। ठीक है, 1 वर्ष जब से इस प्रकार का नुकसान किया गया हो। तो ये जो टाइम लिमिट है वो अधिनियम 1994 के एंड में जाकर ये चीज डिफाइन की गई है। तो चलिए हम वहां पर भी इसको पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये शेड्यूल 4 है जिसके लिए सेक्शन 46 को पढ़ने के लिए बोला गया है, वो हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें लिखा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सर्टेन क्लेम्स। ठीक है, तो लिमिटेशन पीरियड यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस टू रन। तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा टाइम का, वो यहाँ पर बताया गया है। फॉर मनी ड्यू ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए 3 साल की लिमिट है, 3 साल के अंदर केस फाइल करना पड़ेगा। और ये कब से ड्यू होगा, व्हेन द मनी बिकेम ड्यू टू द प्लेंटिफ, यानी कि जब से वादी की फेवर में पैसा ड्यू हो जाएगा, उस केस, उस पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से लेकर 3 साल के अंदर अंदर ये केस आपको फाइल करना पड़ेगा। और ये केस कौन सा होना चाहिए, फॉर मनी ड्यू ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। और फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यू देयर ऑफ, तो उसके लिए भी 3 साल है। और जब व्हेन द प्लेंटिफ बिकेम इंटाइटल्ड टू द डिलीवरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जब वादी के फेवर में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको देने के लिए प्लेंटिफ इंटाइटल हो गया, उसका हक हो गया, तो उसके 3 साल के अंदर वो केस आपको फाइल करना पड़ेगा। किसके लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए या उसकी वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुली टेकिंग और इंजरिंग ए मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई रॉन्गफुली कोई मतलब फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुली टेकिंग, कोई गलत तरीके से किसी चीज को ले जाना या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को इंजरी करना, ठीक है, नुकसान करना, तो उसके लिए 3 साल की है। और ये कब से ड्यू, जब से मूवेबल प्रॉपर्टी वो रॉन्गफुली ले गए या फिर उसको इंजरी करी, तो वो इनिशियल टाइम पीरियड यहाँ पर दिखाया गया है। और जब कैटल ट्रेसपास के थ्रू, यानी कि पशु किसी के क्षेत्र में चला जाकर उसके मतलब डैमेज करता है, चाहे फसल को डैमेज करता है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना पड़ेगा। व्हेन द डैमेज वाज कॉज्ड बाय द कैटल ट्रेसपास, बाय द कैटल ट्रेसपास, यानी कि कैटल ट्रेसपास के बाद जब डैमेज हुआ तो उस कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ये केस दायर करना पड़ेगा। तो ये अधिनियम 1994 के अंत में जाकर इस शेड्यूल के बारे में बताया गया है, जो शेड्यूल 4 है, जिसमें टाइम लिमिट को डिफाइन किया गया है। अब देखिए राजस्व कार्रवाई, यानी कि वो माल संबंधी कार्रवाई, यानी कि जमीन से संबंधित केसेस की बात हो रही है यहाँ पर। तो लैंड रेवेन्यू यानी कि माल संबंधी कार्रवाई सीधी पंचायत में दायर नहीं हो सकती है, यानी कि डायरेक्ट ये केस पंचायत में नहीं आएगा। ठीक है, मामला संबंधित राजस्व न्यायालय में दायर होगा, रेवेन्यू कोर्ट में, तथा न्यायालय उसे संबंधित ग्राम पंचायत को सुनवाई हेतु भेजेगा। यानी कि फिर जो वो राजस्व न्यायालय है उस केस को ग्राम पंचायत को सुनवाई के लिए भेजेगा। मामला उस पंचायत को देगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह जमीन है, यानी कि जो राजस्व न्यायालय है वो उस ग्राम पंचायत को वो केस ट्रांसफर करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में वो डिस्प्यूटेड लैंड है। यदि भूमि दो ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित हो तो जिस पंचायत क्षेत्र में भूमि का अधिक भाग, यानी कि मैक्सिमम पार्ट होगा, अधिक भाग होगा, मेजर होगा, तो उस ग्राम पंचायत में केस ट्रांसफर किया जाएगा, वो ग्राम पंचायत उस केस को डील करेगी। हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 46 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय संबंधित मामले जो हैं सभी प्राप्त प्रार्थना पत्रों को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करेगा। कौन करेगा, राजस्व न्यायालय। ठीक है, जो धारा 46 के अंतर्गत जो भी लैंड रेवेन्यू डिस्प्यूट्स होंगे उसके तहत जो भी एप्लीकेशन फाइल की गई होगी वो ग्राम पंचायत को ट्रांसफर की जाएगी। यदि अदालत माल किसी प्रार्थना पत्र को पंचायत को ना भेजना चाहे तो वह कारण स्पष्ट करेगा, यानी कि अगर पंचायत को नहीं भेजना है तो उसको रीजन डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर वो उप मंडलाधिकारी नागरिक को आदेश हेतु वो पेश करेगा। ठीक है, अब देखिए उप मंडलाधिकारी के पास यह निर्णय करेगा, वो ये निर्णय करेगा कि क्या ये प्रार्थना पत्र पंचायत को भेजे जाएं या नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा सेक्शन 46 की कार्रवाई के संबंध में तथ्य की जानकारी के लिए, यानी कि फैक्ट्स की जानकारी के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ग्राम पंचायत उस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर वो कौन सी प्रक्रिया होगी,
वो वही प्रक्रिया होगी, वही प्रोसीजर होगा, उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा जो वो वाद में, पंचायत वाद में या अभियोग के निपटारे के लिए फॉलो करती है। तो उसी प्रोसेस को जो है इसमें भी फॉलो किया जाएगा। अब देखिए भरण पोषण संबंधी मामले यानी कि ये आती है उपधारा 2 धारा 32 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो ये सीआरपीसी है, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी की धारा 125 से लेकर 128 तक, ये देखिए 125 से 128 तक पत्नी, बच्चों व माता-पिता से भरण पोषण संबंधी नागरिक समस्या के निवारण के लिए कानून का प्रावधान किया गया है। किसमें? सीआरपीसी के सेक्शन 125 से लेकर 128 तक में। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उपधारा 2 धारा 32, यानी कि ये किसकी उपधारा, ये किसकी है? ये 1994 हमारे अधिनियम की है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायतों को भरण पोषण से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार है। ग्राम पंचायतों को अधिकार है इन केसेस को सुनने का, ठीक है। और इस धारा के अंतर्गत तहत पंचायत को 500 रुपीज, 500 रुपए पर मंथ मासिक तक भरण पोषण खर्चा दिलाने का अधिकार है। यानी कि ग्राम पंचायत जो है वो 500 रुपए तक जो है पर मंथ वो भरण पोषण का खर्चा दिला सकती है। अब देखिए इस धारा के अनुसार पंचायतें जो हैं भरण पोषण खर्चा निम्न परिस्थितियों में दिलवा सकती है। वो कौन सी परिस्थिति हैं? वो यहाँ पर लिखा गया है कि कानूनी पत्नी को जो अपना खर्चा स्वयं उठाने में असमर्थ है, यानी कि जो वाइफ है, लीगल वाइफ है, तो वो अगर अपना खर्चा उठाने में असमर्थ है तो उसको ये खर्चा दिया जाएगा। और बच्चे को चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, यानी कि बच्चा चाहे वो कानूनी हो या फिर गैर कानूनी, उसको 18 वर्ष की उम्र तक ये खर्चा, भरण पोषण का खर्चा दिया जाएगा। मानसिक अथवा विकलांग बच्चों को चाहे वो 18 वर्ष से अधिक है, चाहे वो 18 वर्ष से अधिक है, उसको भी खर्चा ये देना पड़ेगा। माता पिता यानी कि मदर फादर जो अपना पोषण करने में असमर्थ हैं, यानी कि ये जो अलाउंस है, ये जो खर्चा है भरण पोषण का, भरण पोषण संबंधित जो है वो माता पिता को भी देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो असमर्थ हैं, ठीक है। यदि नाबालिग पुत्री की नाबालिग लड़के के साथ शादी हुई हो, यानी कि माइनर लड़की है, उसकी माइनर लड़के के साथ मैरिज हो कर दी गई, ठीक है। तो और उसके लड़के के पास भरण पोषण के साधन नहीं है, यानी कि नाबालिग लड़के के पास भरण पोषण के साधन नहीं है, तो ऐसी पुत्री के पिता को, यानी कि नाबालिग पुत्री के पिता को खर्चा देने के लिए कहा जा सकता है जब तक वह नाबालिग लड़का बालिग ना नहीं हो जाता है। तो ठीक है, ये आप देख लें। यदि पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा पत्नी को किसी अन्य किस्म का मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाता हो तो पत्नी पति से अलग रहकर खर्चे की मांग कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये केसेस होते हैं। तो प्लीज क्या लिखा है कि यदि पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो या पत्नी को किसी किस्म की वो उसको कष्ट दे रहा है, मानसिक या शारीरिक, ठीक है, तो पत्नी जो है वो पति से अलग रहकर खर्चे की डिमांड कर सकती है। यदि पति पत्नी अपनी सहमति से अलग रहें, यानी कि दोनों एग्री हैं, अपनी सहमति से अलग रहें, या पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही हो तो भरण पोषण का आदेश नहीं दिया जा सकता। यदि अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहे हैं या पत्नी बिना किसी रीजन से, विदाउट एनी रीजन अलग रह रही है, फिर ये भरण पोषण का खर्चा जो है 500 रुपए पर मंथ जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख लें। और यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत द्वारा कुछ मामलों की सुनवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये धारा 38 में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के अनुसार कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें पंचायत अधिकार होने के बावजूद, यानी कि पंचायत को अधिकार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जटिल कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत को अधिकार है, ग्राम पंचायत को अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुनवाई नहीं कर सकती है। यानी कि अभियुक्त पहले ही 3 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडित किया जा चुका है। यानी कि जो अक्यूज्ड है, ठीक है, अभियुक्त है, वो पहले ही 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया जा चुका हो। चोरी करने के अपराध में किसी पंचायत या न्यायालय द्वारा जुर्माना अथवा कैद की सजा से पहले ही दंडित किया जा चुका हो। यानी कि चोरी के केस में
अभियुक्त को पहले ही किसी पंचायत या किसी कोर्ट द्वारा जुर्माना या फिर कैद से उसको दंडित किया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि सीआरपीसी की धारा 109 तथा 110 के अधीन अभियुक्त यानी कि अक्यूज्ड को सदाचार के लिए बाधित करा किया गया हो। तो इसको हम सदाचार मीन्स कि गुड बिहेवियर के लिए उसको बाधित किया गया हो। ठीक है। जुआ खेलने के लिए दंडित किया जा चुका हो। जुआ खेलने के लिए उसको पनिशमेंट मिली हो। वह सरकारी नौकर है और जिस मामले को लेकर झगड़ा है वह उसने सरकारी नौकर की हैसियत से किया हो। जो उसने एक्ट करा उसने एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल कैपेसिटी में किया हो, तो फिर वो भी केस वो नहीं सुनेगी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 50 के अधीन, ठीक है, के अंतर्गत ग्राम पंचायत ऐसे किसी वाद, कार्रवाई या मामले को नहीं सुनेगी जिसका पहले अधिकार संपन्न न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है या उसकी सुनवाई की गई है या की जा रही है और जिस में वही पक्ष हो। तो प्लीज आप ये सेक्शन 50 रेस्ट जुडिकेटा उसके भी ये डिफाइंड है और इस तरीके से फिर ये डबल जीओपार्डी आई थिंक ये 51 है। तो ये ऑलरेडी हमने डिफाइन करे हैं, तो इन केसेस को भी ग्राम पंचायत नहीं सुन सकती है। तो ये चीज देख लें और इसको हम सेक्शन 38 को एक बार फिर से जो है, जो खासकर ये सीआरपीसी का जो सेक्शन 109 और 110 है उसको नजर में रखते हुए हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये सेक्शन 38, इसमें लिखा है यहाँ पर लिखा है has been bound over to be of good behavior under section 109 और 1110 of CRPC। तो ये चीज आप देख लें और उसको यहाँ पर ये चीज आप थोड़ा सा सेक्शन 38 को आप हिंदी और इंग्लिश के साथ कोरिलेट कर लें टू हैव ए बेटर नॉलेज। अब देखिए सेक्शन 37 है। तो यहाँ बोलते हैं मामले को वापिस करना। इस धारा में वे शक्तियां स्पष्ट की गई हैं जिसके अनुसार पंचायत मामले को उचित न्यायालय में अदालत में दायर करने हेतु वापिस कर सकती है। यानी कि उचित न्यायालय में, उचित अदालत में, हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन तब भी हम पढ़ लेते हैं कि मामला ग्राम पंचायत के क्षेत्र अधिकार में अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली वो वापिस करेगी। सॉरी, पंचायत को लगता है कि मामला काफी गंभीर है तो पंचायत धारा 33 ठीक है के अनुसार पंचायत सेक्शन 33 के अनुसार ज्यादा से ज्यादा मात्र 100 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। पंचायत सदस्यों का मत है, उनका विचार है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 100 रुपए का जुर्माना मामूली है, बहुत कम है, बहुत कम है या न्यायोचित नहीं है। और तो ऐसी स्थिति में पंचायत प्रस्ताव द्वारा मामला कंसर्न्ड अदालत में सुपुर्द करने के लिए वादी को कह सकती है। ठीक है। समटाइम्स लगता है कि यार मामला गंभीर है और 100 रुपए का फाइन ही ये पंचायत दे सकती है, तो जबकि वो जस्टिफाइड नहीं है, तो ये बेटर होगा कि इस केस को हम कोर्ट में मतलब इसको सुपुर्द कर दें। तो उस मामले में भी फिर पंचायत की भले ही जुरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, उस केस को नहीं सुनेगी। मामला काफी गंभीर और जटिल है। जटिल मीन कॉम्प्लिकेटेड टू डिसाइड, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मतलब इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो पंचायत के सदस्य इस मामले को सुलझाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी ग्राम पंचायत प्रस्ताव द्वारा थ्रू रेजोल्यूशन यह मामला कंसर्न अदालत को भेजने हेतु वादी को कह सकती है। तो ये चीज भी आ गई। और लास्ट में किसी पक्ष की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो फौजदारी अभियोग में सुनवाई के दौरान यदि अभियुक्त अक्यूज्ड की मृत्यु हो जाती है तो अभियोग समाप्त हो जाएगा। परंतु दीवानी वाद या माल कार्रवाई की सुनवाई के दौरान, यानी कि सिविल सूट या फिर लैंड से डिस्प्यूटेड राजस्व कार्रवाई के दौरान अगर कोई पक्ष मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके स्थान पर पक्ष या फरीक बना दिया जाएगा। तो ये किसी पक्ष की अगर डेथ हो जाती है तो फौजदारी मामले में क्लोज हो जाएगा केस, परंतु दीवानी या राजस्व कार्रवाई की सुनवाई के दौरान कोई पक्ष अगर मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी उसके स्थान पर पक्ष या फरीक बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है।